सबसे पहले प्रिंसिपल सर प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करता हूं कि आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं उनका पुष्पगुच्छ या प्लांटर और शॉल भेंटकर सम्मानित करें। मैं कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर विनीता तुली मैम से आग्रह करता हूं कि वो प्लांटर और दुपट्टा भेंट कर अनामिका जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इधर जाओ। आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर श्रीधरम सर से आग्रह करता हूं कि वो प्लांटर और दुपट्टा भेजकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का स्वागत करें। सर असहज हो जाते हैं तो सर ये कम से कम आज बनता है। पहले कहते कि मुझे कुछ मत तो मैं प्रोफेसर रेणुवाला मैम से आग्रह करना चाहूँगा कि वो प्रोफेसर विनीता तुली मैम जो हमारे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल भी हैं उनको सम्मानित करें। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं जिन महाकवि पर आज हम लोग ये कार्यक्रम से शुरुआत करने जा रहे हैं, विद्यापति, जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, विद्यापति साहित्य के विविध आयाम, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में। तो ऐसे में ऐसा क्या है विद्यापति में और ऐसी क्या बात है जो पिछले 3-4 सालों से हमें कुरेद रही थी और हम लगे हुए थे। वैसे हमारे यहाँ हिंदी विभाग और इतिहास विभाग ने मिलकर 2018 से एक परंपरा की शुरुआत की है कि साहित्य और इतिहास को एक साथ जमीन पर लाकर क्यों ना विचार, बहस, संवाद आयोजित किए जाए। उसी कड़ी में विद्यापति भी हमारे बीच आए और हमने ये सोचा था कि उन पर एक हमारा कार्यक्रम रहना चाहिए। और ऐसा बहुत कुछ है, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यापति का व्यक्तित्व एक राजकवि, एक राजपंडित, विद्वान, दार्शनिक, भक्त, विभागसार जैसे सामाजिक अर्थशास्त्र लिखने वाले, भू परिक्रमा जैसी किताब लिखने वाले, पुरुष परीक्षा जैसी पुस्तक लिखने वाले, ऐसा लगता है कि जैसे ये कवि अपने समय में एक साथ न सिर्फ कवि था बल्कि तमाम तरह से देश और समाज पर जो एक आक्रमण हुआ था और जो सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष चल रहे थे, ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी, उन सब के भीतर से एक परिकल्पना करते हुए तमाम तरह की रचनाओं की करते हुए गुजरता है। तो ऐसे कवि के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे जो आयोजन समिति के संयोजक हैं डॉक्टर श्रीधरम और विद्यापति जिस वजह से प्रसिद्ध है हमारे बीच, विद्यापति पदावली आप जानते हैं, और विद्यापति की पदावली को केंद्र में रख करके लगभग भारत की तमाम भाषाओं के विद्वानों ने पदावली का संग्रह किया है। ये पदावली मौजूद गीतों के आकर्षण की अपनी महानता है। तो बिना विलंब के मैं विषय प्रस्तावना के लिए आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर श्रीधरम सर से आग्रह करता हूँ कि वो आए और इस सेमिनार के बारे में कुछ चर्चा करें। डॉक्टर श्रीधरम। मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी अनामिका जी, विद्यापति को सिर्फ साहित्य के माध्यम से भी इतिहास लिखा जा सकता है और विद्यापति उस मायने में किस तरह से सहायक हैं पूरे मध्यकाल में, उसे सामने लाने वाले प्रोफेसर पंकज झा जी, आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष झा सर और हमारे उप
प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल और IQAC के संयोजक प्रोफेसर विनीता तुली मैम और आप सभी विद्वज्जन। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत संक्षेप में, क्योंकि जो कुछ बातें थी वो मैंने एक संक्षिप्त नोट पहले भेजा था, उसमें बातें कह दी गई हैं। सवाल उठता है कि इतने दिन 25-30 साल दिल्ली में रहते हुए फिर क्यों विद्यापति पर सेमिनार करने का मेरे मन में ये विचार आया, और कई साल से मैं सर से कह रहा था कि एक मैं चाहता हूँ। तो जो प्रश्न थे मेरे, वही कुछ प्रश्न मैं यहाँ रखना चाहूँगा। एक तो विद्यापति वे हैं जो जिसके बारे में उनके पदों का संकलन करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा कि आखिर इस कविता में कौन सी ताकत है कि दिन भर मेहनत करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान शाम को जब थक हार कर घर आते हैं तो कखन हरब दुख मोड़े भोलानाथ गा करके तरोताजा हो जाते हैं। फिर जब हम विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ने आए तो वहाँ देखा कि वहाँ एक फुटकर खाता भी है बना हुआ, जिसमें विद्यापति नाम के भी कवि हैं और भी उनके साथ कवि हैं। फिर हमने ये भी देखा कि उनके नाम, उस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया है, लेकिन उस तमाम वीरगाथा की जो रचनाएं हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रमाणिक साबित हो चुकी है, और प्रमाणिक है तो सिर्फ विद्यापति। तो हमें लगा कि यहाँ भी कुछ न कुछ है जो छूट रहा है या तोड़ दिया गया है कड़ी को। फिर ये भी देखा कि जो मध्यकालीन इतिहासकारों ने जो काम किया है उसमें देशज साहित्य को उन्होंने एक तरह से नकारा। काम किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन जो मुख्यधारा के मध्यकालीन इतिहासकार हैं, अब वहाँ जाएंगे तो आप अरबी फारसी के तमाम स्रोत तो हैं मध्यकालीन उसको लेकर के, लेकिन जो देशज साहित्य का जो स्रोत है जो उपलब्ध था उसे भी उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया उस पर, और बाकी खोजबीन करने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। तो ऐसे में जो विद्यापति 14वीं शताब्दी के एक ऐसे बहुभाषी, बहुमुखी और बहुभाषा में रचना करने वाले रचनाकार हैं जिनके साहित्य में तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक तमाम सारा परिदृश्य मौजूद है। उन्होंने संस्कृत में लिखा, अपभ्रंश में लिखा और देशज भाषा मैथिली में लिखा। संस्कृत की रचनाओं के बारे में महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री और भाषाविद नलिन मोहन सान्याल ने कहा था कि लोक भाषा में से एक भी विद्यापति ने न लिखा होता एक भी रचना, तो भी संस्कृत भाषा में रचे गए ग्रंथों के कारण उनकी गणना एक उच्च कोटि के मनीषी के रूप में होती। लेकिन हमने ये देखा कि संस्कृत वालों ने भी उन्हें मनीषी नहीं समझा। मैंने राधा वल्लभ जी से कहा कि सर इसका मिलिट्री आपको करना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक हमने उस तरह से पढ़ा नहीं। तो मैंने कहा जब आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि संस्कृत में कौन विद्यापति को पढ़ेगा। तो विद्यापति वहाँ भी है लेकिन वहाँ भी नहीं है। जिनके लिए कर्मकांड की उन्होंने रचना की, जिस कर्मकांड के आधार पर आज पूरा बंगाल और पूरा मिथिला दुर्गा पूजा पद्धति करता है, वर्षकृत करता है, वे भी उनको उस तरह से याद नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो विद्यापति ने इतिहास, कानून, स्मृति, नीति, भूगोल, पर्यावरण, स्त्री पुरुष संबंध, यात्रा विवरण, इतनी तमाम विधाओं में रचना की। इसके बावजूद विद्यापति फुटकल खाता में है, इतिहास में भी, संस्कृत में भी और साहित्य में भी। जो मिथिला के लोग भी करते हैं वो कर्मकांड ज़्यादा है, उनकी रचनाओं पर चर्चा कम होती है। तो ऐसे में जब हमें लगा कि जिन पदों को हमारे मास्टर साहब पढ़ाने से बच जाते हैं, या जब उन श्रृंगारिक पदों को पढ़ते हुए उनके आंखें गोल होने लगती हैं, उन्हीं पदों को गाते हुए चैतन्य तो
बेसुध हो जाते थे। तो आखिर ऐसा क्या है? किसी को मानसलता दिख रही है और किसी को उसमें आध्यात्मिकता। तो क्या ये दृष्टि का फर्क है या मन का फर्क है या विद्यापति के पद का ही कोई जादू है? तो उस पर भी बात होनी चाहिए, जिसके आधार पर पूरा का पूरा एक लिटरेचर बन गया और ब्रजबोली साहित्य कहलाया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने युवावस्था में पूरी की पूरी नकल करके भानु सिंघेर पदावली लिखते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि देखिए मुझे मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। तो ऐसे विद्यापति पर चर्चा कितनी हुई ये एक बात है। अभी बहुत अच्छा कनुप्रिया ने जो शिव भक्ति की बात की और वो जो गाया किसान जीवन कृषि संस्कृति, इस पर रामाज्ञा जी ने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो अपनी बात रखेंगे। तो विद्यापति के राधा हो, कृष्ण हो, या विद्यापति के शिव हो, या विद्यापति की गौरी हो, वो कहीं से समाज से अलग नहीं है, विलग नहीं है। और भांग घोटने वाले, डमरू बजाने वाले शिव भी हमारे भारतीय मध्यवर्ग के एक पुरुष हैं, जिसके लिए पत्नी की एक तो डिमांड अभी आपने सुनी, रसमंती। और अगर जन्म हो ही जाए तो वह बहुत सुंदर नहीं हो। और फिर आगे कहते हैं कि बहुत सुंदर अगर हो ही जाए तो बहुत कुल खानदान में पैदा ना हो, क्योंकि वहाँ स्त्रियों का सबसे ज्यादा शोषण उत्पीड़न है। और फिर कहते हैं कि अगर हो ही जाए तो शादी मत करवाना। और फिर कहते हैं कि नहीं, चलो अगर शादी करवानी ही हो या मजबूरी हो जाए तो एक संवेदनशील पुरुष से मेरी शादी करवाना। और एक संवेदनशील पुरुष और एक संवेदनशील स्त्री अगर एक साथ मिल गए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। अब देखिए ये समय कौन सा है जिसके लिए बच्चन जी ने कहा है कि थे न कबीर न सूर न तुलसी और न थी जब बावड़ी मीरा, तब तुमने मुखरित की थी मानव के मानस की पीड़ा। तो यहाँ सूर तुलसी कोई नहीं है। और सबसे आदि परंपरा में, जैसा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी कहा था कि आदि परंपरा में विद्यापति खड़े हैं, फिर भी विद्यापति को वो जगह क्यों नहीं, उन पर वो चर्चा क्यों नहीं। अंत में ये दिल्ली वही पश्चिमाहा जगह है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहीं बगल के एक बड़े लेखक हुए गिरजा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो बिहार में लंबे समय तक रहे और ICS थे, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा है, इसमें लिखा है कि बालक पत्रिका को पढ़ते हुए हम जैसे 50 लोगों को सरस कवि विद्यापति से परिचय हुआ और उसके बाद हम लालायित हो गए उस धरती को देखने के लिए। तो ये वही धरती है। तो आज इस 50 धरती पर हम लोग 3 दिन तक विद्यापति पर चर्चा करेंगे। आप लोग जो भी सुझाव देंगे, जैसा भी, उसे हम आगे पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपने जिन बातों को विषय के रूप में प्रस्तावित किया है उसके संदर्भ में पूरी बातचीत की है। विमान बिहारी मजूमदार और खगन नाथ मित्र ने विद्यापति पदावली संपादित की है और उसकी भूमिका में, और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से किताब लिखी है, जिसमें यहाँ तक कहा है कि दांते वगैरह में जितनी मध्यकालीनता थी विद्यापति में उतनी भी मध्यकालीनता नहीं है, और भावना के स्तर पर विद्यापति विशुद्ध आधुनिक कवि के रूप में दिखाई देते हैं। एक चर्चा, आलोचना, विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आपने सही चिन्हित किया कि बीच में इसको विराम क्यों मिला, इतना ठहराव क्यों आया। ये बहस का विषय है जो आगे 3 दिन चलेगा। और फिलहाल मैं एक स्वागत वक्तव्य के लिए इस विषय पर अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार छात्र सर से आग्रह करता हूँ कि आए और कार्यक्रम को आगे की दिशा दें। सर। मंच पर उपस्थित ये दोनों सत्रों की अध्यक्षता कर रही वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक, कवयित्री
प्रोफेसर अनामिका जी, बीच वक्तव्य के लिए हमारे बीच मौजूद साहित्य, संस्कृति और इतिहास के अध्येता, इतिहास लेखक प्रोफेसर पंकज झा जी, हमारी IPSC कोऑर्डिनेटर और कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर जनिता पुरी, इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, जो बाहर से पधारे हुए प्राध्यापक हैं, शोधार्थी और मेरे प्रिय विद्यार्थी, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से सबसे पहले आप सब इस विद्यापति को लेकर जो 3 दिवसीय विद्यापति साहित्य के विविध आयाम पर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उसमें आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो डॉक्टर श्रीधरन ने मेरा काम काफी आसान कर दिया है, क्योंकि विषय की प्रस्तावना होने के बाद विषय पर तो बीज वक्ता बोले वही अच्छा है, लेकिन कुछ बातें जो उनसे इतर हैं, मैं वही थोड़ी बहुत बातें यहाँ रखूँगा। मैं दरअसल मेरे मन में, मेरे जहन में स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक पढ़ते हुए विद्यापति को जब भी हमने पढ़ा तो एक साहित्य का रूप और एक लोक का रूप, और वो जो लोक का रूप है वो समाज में इतना हावी हो गया कि विद्यापति चेतना समिति के विद्यापति पर्वों तक सीमित हो गए। विद्यापति पर गंभीर अध्ययन, चिंतन, मनन और विमर्श की आवश्यकता लोगों ने समझी नहीं। उन्होंने विद्यापति पर्व मना करके और गीतों का गायन करके, पदावलियों का वाचन करके वहीं तक संतोष प्राप्त कर लिया। मेरा दरअसल उद्देश्य यही था कि विद्यापति का साहित्य, आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपनी भाषाओं की ओर लौटने की बात करते हैं। हम भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। हम उन बौद्धिक संपदाओं को निकाल करके उस पर शोध, और जो भारतीय युवा है, जिस तरह से विश्व युद्ध के बाद उदारीकरण, बाजारीकरण और वैश्वीकरण के बाद जिस तरह से एक उपभोक्ता मात्र बन गया और वहां भाषाएं केवल बाजार में उत्पाद बेचने का माध्यम बन गई, और उसमें जिस तरह से घालमेल हुआ शब्दों का और भाषाओं का, और जो विकृति आई है, उस बीच अपने उस देसी भाषा के कवि कोकिल, जिसको लेकर के कई भाषाएं आपस में लड़ती हैं कि वो हमारे पहले आदि कवि हैं, बांग्ला के लोग भी ये करते हैं, मैथिली में भी, हिंदी में भी, तो उस पर एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता थी। विद्यापति ने, मुझे तो विद्यापति के पदों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि भक्ति की परंपरा विद्यापति से निकल करके केवल बंगाल, उड़ीसा और आसाम तक नहीं पहुंची, बल्कि उसी से आगे भी प्रसारित हुई। और श्रीधरन जी, मैं कुछ पद है, मैंने सोचा था इसको पढ़ूंगा, लेकिन एक पद मैं जरूर यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें जहां वो समन्वय करते हैं। विद्यापति ने संस्कृत में भी लिखा, उन्होंने कर्मकांड पे भी लिखा, उन्होंने ज्योतिष पे भी लिखा, उन्होंने साहित्य भी लिखा, उन्होंने अवहट्ट में लिखा, जिसको ब्रजबोली मैथिली में लिखा, और एक वो समन्वय करते हैं जहां वो कहते हैं, भल हर भल हरि भल तुअ कलाखन पित वसन खनहि बग छाला खन पंचानन खन भुजचारी खन शंकर खन देव मुरारी। अब आप तुलसी में आ जाए,
जहाँ वो शिव और वैष्णव भक्ति आप विद्यापति में आप पाएंगे कि उन्होंने शिव, शक्ति और वैष्णव तीनों संप्रदायों का समन्वय किया है अपने साहित्य में। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, जिसको अवहट कहा गया, तीनों भाषाओं में लिखा है। उन्होंने जब कृष्ण की भक्ति वो करते हैं और वो कहते हैं अनुखन माधव माधव सुमरई सुंदर भेल मधाई, सुंदरी भेल मधाई, ओ निज भाव स्वभाव ही विसरल अपने गुण लुभदाई। तो मुझे तो लगता है कि कबीर जो तू करता तू भैया मुझ में रही न हूं जो कह रहे हैं, यहाँ माधव को रटते रटते माधवमय हो जाना, तो हम कहीं कबीर में विद्यापति का प्रभाव क्यों नहीं मानते? तो क्योंकि हमने विद्यापति को झांका नहीं उनके साहित्य में जाकर के, उस पर कभी इस तरह से गंभीर चिंतन और विमर्श नहीं किया। तो साहित्य, विद्यापति के साहित्य में हमने जो ये 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, इसमें कोशिश की है कि जो इतिहास, संस्कृति, साहित्य, समाज, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान और स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के, भक्ति को लेकर के जो विद्यापति ने जो बातें कही हैं, उसके एक बार पुनर्पाठ की आवश्यकता है, एक बार उस पर सोचने की आवश्यकता है। ये उसका एक छोटा सा प्रयास है, पता नहीं हम कितना सफल होंगे, लेकिन मैं जरूर इसमें एक कोशिश करूंगा कि जो भी शोध पत्र आएंगे या जो वक्तव्य यहाँ पढ़े जाएंगे, उसको लेकर के एक पुस्तक और किसी यूजीसी केयर जर्नल से बात करके मैं उन सबको प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा प्रयास होगा। आप सब पधारे और इस 3 दिवसीय सेमिनार को आप सफल बनाएंगे। मैं डॉक्टर श्रीधरम को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने साहस किया। मुझे लगता है कि 40 साल तो मुझे 1985 से 2025 से हो गए दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यापति को लेकर के इस तरह से कोई 3 दिवसीय संगोष्ठी नहीं हुई थी, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर। और आपने बहुत ही सही दिशा में हमें एक तरह से धक्का दिया है कि विद्यापति पर हम बात करने जा रहे हैं। आदिकालीन कवि है, 14वीं शताब्दी का कवि है, अपने अधिकतम गीत पदों की वजह से वह जनप्रिय है। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं तो बात का हमारा आधारभूत संदर्भ क्या होना चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय भाषाओं को लेकर के भारतीय ज्ञान परंपरा को खंगालने के लिए कुछ आग्रह इस बीच हम प्रस्तावित कर रहे हैं। तो क्यों ना उसको भी एक संदर्भ बना करके जब हम विद्यापति पर बातचीत करें तो देखने की कोशिश करें कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्पाठ की कुछ संभावनाएं उनके गीतों, उनकी अन्य रचनाओं के माध्यम से भी बनती है, और इस तरह से क्या हम विद्यापति को देसी भाषाओं की जो प्रस्तावना आई है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा पर बल देने की कोशिश की जाए और उनके माध्यम से तमाम तरह के काम हो, तो क्या उस संदर्भ में देसी भाषा को वो गौरव विद्यापति ने दिलाई, और उस गौरव के साथ आज विद्यापति के माध्यम से हम किस तरह की बातचीत कर सकते हैं, किस तरह की संभावना ढूंढ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। सत्र को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा बीज वक्तव्य का सत्र है उसके संचालन के लिए मैं अपने विद्यार्थी मान्या खुराना से आग्रह करता हूं कि वो आए और मंच संभालें। मान्या। Thank you so much, sir. A very pleasant good afternoon to everyone present here today. We now arrive at the most awaited and anticipated moment. That is our key session on various dimensions of Vidyapati's literature. Vidyapati, often hailed as Maithili Kavi Kokil, was not merely just a poet, but a visionary whose works transcended the boundaries of time. His works transverse the realms of devotion, romance, and philosophy, offering us a glimpse into the socio-cultural landscape of the medieval India. Today's session will help us to understand the multiple dimensions of his writings through an interdisciplinary lens, reminding us that poetry is not just words, but a window into lived experience, into history, and often the soul itself.
To guide us in this exploration, we are blessed with two eminent voices. Our keynote speaker, Professor Pankaj Jha sir, from Department of History, Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi. We also have with us today Professor Anamika ma'am from Department of English, Satyavati College Evening, University of Delhi. She will be presiding over this session as the chairperson. The Department of History has some of the most distinguished faculty at the University of Delhi. One such distinguished faculty member is also the keynote speaker of today's session. Yes, I'm talking about Professor Pankaj Jha sir from Department of History, Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi. Professor Pankaj Jha is one of the most distinguished voices in the field of medieval and early modern history. His academic work has been instrumental in reshaping the way we understand the relationship between history and literature. Among his celebrated contribution is the book A Political History of Literature, Vidyapati and the 15th Century, which provides a groundbreaking rereading of Vidyapati's work and is published by Oxford University Press. In addition to his groundbreaking research on Vidyapati, Professor Jha has also written and lectured extensively on the role of language in shaping regional identities and the place of literature in the broader framework of social and political life. Moreover, he has presented papers at several esteemed institutions such as Bonn University in Germany, Jamia Millia Islamia, University of Westminster in London, among many others. We are truly privileged to have him here with us today. It is now my esteemed honor to invite Professor Pankaj Jha sir to please deliver the keynote address. थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ARSD कॉलेज के हिंदी विभाग, इतिहास विभाग, प्राचार्य महोदय, IQAC सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे हिंदी में बोलना है कि अंग्रेजी में बोलना है। तो चूँकि अभी ज़्यादा हिंदी में ही बोला गया तो मैं भी हिंदी में ही बोलता हूँ अपनी बात कर। ये जो शब्द है बीज वक्ता, बहुत भारी भरकम शब्द है और मुझे थोड़ी घबराहट होती है इस शब्द से, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि अब तक मेरे ख्याल में स्थापित हो चुका है और उसको स्थापित करने की आवश्यकता भी नहीं है कि विद्यापति का जो रचना संसार है वो बहुत गहरा, बहुत विविध, बहुत विशाल है और उसमें हम जैसे अनुसंधान करता कभी कभार थोड़ा बहुत छिटफुट काम कर पाते हैं, क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर सभी महान रचनाकारों के साथ होता है, विद्यापति की रचनाओं में भी बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत बारीकी है, बहुत जटिलताएं हैं, बहुत सारे अंतर्विरोध हैं, जिससे अक्सर हम जब उनका उत्सव मनाने जाते हैं तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपने थोड़े से जो भी मैंने विद्यापति को पढ़ा है उस सरोकार से कि मैं उनके बारे में कुछ अर्थपूर्ण बातें आपसे साझा कर सकूँ। मैंने विद्यापति को एक इतिहासकार के रूप में पढ़ा। मेरे ख्याल में ये बात सच नहीं है कि विद्यापति को लोगों ने पढ़ा नहीं है या अप्रिशिएट नहीं किया। विद्यापति पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, मैथिली में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। लेकिन ये सच है कि उन किताबों में रिपीटेशन ज़्यादा है, एक ही बातों
एक ही बात को या कुछ बातों को बार बार कई तरीके से, कई भाषाओं में, कई संदर्भों में कहा गया है। और ये भी सच है कि इन किताबों में उनकी जो संस्कृत रचनाएं हैं उनको कमोबेश नज़रअंदाज किया गया है। और जब मैंने उनकी संस्कृत रचनाओं पर गौर किया तो मैंने समझने की कोशिश की इस बात को भी कि क्यों उसको नज़रअंदाज किया गया जा रहा है। लेकिन मुझे जो सबसे चौंकाने वाली बात लगी वो ये है कि इतिहासकारों ने विद्यापति को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। और इसमें वो इतिहासकार भी हैं शामिल जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। कुछ तो मध्यकाल के साहित्यिक इतिहासकार हैं, उन्होंने सिर्फ विद्यापति का ही नहीं बल्कि कई और बड़े साहित्यकारों, कवियों का को नज़रअंदाज किया। खासकर जैसा कि अभी श्रीधरम जी बता रहे थे, खासकर जो देसी भाषाओं में रचनाएं लिखी गई उसमें कुछ लोग फैशनेबल थे, कबीर जैसे लोग, उस पर इतिहासकारों ने काफ़ी कुछ लिखा। हाल के वर्षों में रसखान पर भी लिखा, रहीम पर भी लिखा। लेकिन विद्यापति और तुलसीदास, इन दो कवियों पर आपको जानकर आश्चर्य होगा किसी बड़े मध्यकालीन इतिहासकार ने आज तक कुछ नहीं लिखा। कभी संदर्भ दे देते हैं, कोई चटपटी चीज़ का संदर्भ दे देते हैं, कभी कुछ कोट कर देते हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से एक मुश्त उन पर अनुसंधान नहीं किया गया है आज तक। तो उस ख्याल से गलत कारणों से आप कह सकते हैं कि मेरा अध्ययन थोड़ा अनोखा है। वजह क्या है? एक वजह शायद ये भी है कि जब रामचंद्र शुक्ल ने एक मानक इतिहास लिखा तो उसमें उन्होंने ये शब्द जो अभी श्रीधरम जी इस्तेमाल कर रहे थे, फुटकल रचनाएं, फुटकल रचनाओं में डाल दिया। दो कवियों को डाला, दोनों बड़े मशहूर, अमीर खुसरो और विद्यापति। लेकिन सिर्फ शुक्ल जी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इतिहास की एक परंपरा रही हिंदुस्तान में, जिस तरह से इतिहास कर्मियों ने इतिहास लिखा, उसमें उसकी कुछ सीमाएं थी। जिस खास किस्म से वो स्रोतों को पढ़ते थे, करते थे, और इतिहास जनित स्रोतों से ही जो इतिहास के लायक उनको लगता था, उन्हीं स्रोतों के बिना पर वो इतिहास लिखते थे। साहित्य से, खासकर कल्प साहित्य से, मिथक साहित्य से, नाटक से, कविताओं से, गीतों से, उनको किस तरह से इतिहास में इस्तेमाल करना है, इसके लिए उन्होंने कोई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेथोडोलॉजी, यानी कार्य पद्धति, अनुसंधान करने का एक तरीका, वो उन्होंने नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि इतिहास में मौजूद नहीं था, लेकिन मध्यकालीन इतिहासकारों ने, खासकर उत्तर भारत के संदर्भ में, दक्षिण भारत में बहुत लाजवाब कुछ इतिहासकारों ने काम किया, तेलुगु साहित्य पर, तमिल साहित्य पर, कन्नड़ साहित्य पर, हाल के वर्षों में मलयालम साहित्य पर। लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादातर साहित्य पर, इतिहास, साहित्य के बदौलत इतिहास कैसे लिखा जाए, इस पर चर्चाएं नहीं हुई। जहां उन्होंने साहित्य का इस्तेमाल किया भी कबीर जैसे लोगों का, तो उनकी वैचारिकता को लिया, उनकी विचारधारा को लिया, खासकर जहां उनको ज़्यादा फैशनेबल लगा, ज़्यादा सहूलियत लगी, वहाँ पर उन्होंने उसको सेलिब्रेट भी किया, उसका उत्सव भी मनाया। तो जब मैंने विद्यापति पर गौर करने की कोशिश की तो मेरे मन में तीन सरोकार थे, जिसकी वजह से मैं विद्यापति को पढ़ने गया। मैं क्लासरूम में अक्सर कहता था कि संस्कृत साहित्य इतना है मध्यकाल में, लेकिन इतिहासकार पढ़ते नहीं। आलोचना के तौर पर मैं ये कहता था। एक दिन मेरी विद्यार्थी ने कहा कि इतिहासकार तो आप भी हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते? और मुझे उनकी बात में दम लगा। मैंने कोशिश की, थोड़ी बहुत संस्कृत मुझे आती थी, कुछ मैंने और सीखी, फिर मैंने कोशिश की और मैंने पढ़ने की कोशिश की, और फिर मुझे उसका एक नतीजा ये निकला कि मुझे PhD करने में 12 साल लग गए, क्योंकि वो अथाह था। और मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि जब तक भले तुम 3 ही किताब पर काम करो, लेकिन पढ़ना सब कुछ होगा।
पहले पढ़ लो फिर बताओ कि किस पर क्या करना चाहिए। दूसरा जो मेरा सवाल था कि 15वीं शताब्दी पर इतिहासकार बहुत कम लिखते थे, और तीसरा सवाल मेरा ये था कि बिहार इंक्लूडिंग जो उत्तर बिहार, जो उस वक्त मध्यकाल में बिहार का हिस्सा नहीं था तकनीकी तौर पर, तिरहुत या मिथिला के नाम से जाना जाता था। बिहार प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत दिखता है। कई बार बिहार के इतिहास को ही हम भारत का इतिहास समझ लेते हैं प्राचीन भारत में, और फिर आधुनिक काल में भी बहुत दिखता है, लेकिन मध्यकाल में गायब हो जाता है। तो मुझे लगा कि विद्यापति एक तरीका होगा, एक जरिया होगा कि तीनों सवाल मैं साथ पाऊंगा। तो मैंने पढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने ये पाया कि जहाँ विद्यापति को महान कहने वाले बहुत लोग हैं और विद्यापति की महानता किसी के कहने का मोहताज नहीं है, वहीं हम अक्सर विद्यापति को स्वयंभू मानकर चलते हैं, यानी समय, स्थान या साहित्यिक संदर्भ में उनको प्रतिष्ठित करने की कोशिश लगभग नहीं के बराबर है। हाँ, ये मोटे तौर पे जरूर कहा जाता है, खासकर मिथिला के जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक ऊर्जा वाले लोग हैं, जो वहाँ का उत्सव मनाना चाहते हैं, जो हर क्षेत्र में बहुत स्वाभाविक है, लोग मनाते हैं, वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करते हैं। लेकिन वहाँ ये जरूर कहा गया कि हाँ, मिथिला में एक समृद्ध साहित्य की परंपरा रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि विद्यापति की रचना धर्मिता में, उनकी वैचारिकता में, उनकी भाषा में, उन विषयों के से उलझने का या उनको विकास देने का, उनको विस्तार देने के उनके तरीके कहाँ पर उनसे पहले किए गए कामों का क्या क्या असर है, या जिस समय, जिस स्थान, जिस संदर्भ में उन्होंने रचनाएं की, उस समय, स्थान और संदर्भ के अनोखेपन का उनके बनने में क्या योगदान है। यानी अगर हम ये कहें कि क्या विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो सिर्फ उनकी महानता, उनकी जीनियस का नतीजा है, या उसमें बहुत कुछ वो है जो सिर्फ 15वीं सदी में हो सकता था, 12वीं में नहीं हो सकता था, 18वीं में नहीं हो सकता था। ऐसा क्या है उसमें? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि इतिहासकार के रूप में, एक इतिहास के छात्र के रूप में मैं इस प्रस्तावना के साथ अपनी शुरुआत करता हूँ कि हर समय, स्थान और संदर्भ का एक असर होता है व्यक्ति की रचनाओं पर। तो जब हम साहित्य पढ़ते हैं इतिहासकार के रूप में, तो जाहिर है कि हम तथ्य के लिए नहीं पढ़ सकते, तथ्य के लिए तो हमें रिपोर्ट पढ़ने पड़ेगी। लेकिन अगर हम सत्य की तलाश में हैं, अगर हम एक जमाने के मिजाज को समझना चाहते हैं, तो उसकी कविता, उसकी गाथाएं, उसके मिथक, उसकी रचनाएं, उसका जो संगीत है या उसका जो कर्मकांड है, हमें उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन दोनों में रिश्ता क्या है, उसके बारे में बात कैसे करें हम, ये एक अहम सवाल था। तो मैंने जो थोड़ी सी कोशिश की वो ये, और मैंने 3 रचनाओं पर फोकस किया। 2 उसमें संस्कृत की रचनाएं थी और एक अभट्ट की रचना थी। पुरुष परीक्षा एक कथा है जिसको विद्यापति नीति भी कहते हैं, नीति की किताब कहते हैं। और लिखनावली एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी, और मुझे उसको देखकर बहुत उलझन होती थी कि इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, क्योंकि उसमें दस्तावेज है और कल्पित दस्तावेज है, और वो दस्तावेज कहीं ना कहीं उन्होंने जो कल्पना की है वो शायद अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए यथार्थ को समेट कर उन दस्तावेजों की कल्पना की है, खासकर इस उद्देश्य से कि जो लोग लिखना सीख रहे थे, लिखना मतलब शुरुआती जैसे बच्चे सीखते हैं वैसे नहीं, बल्कि जो पेशेवर लेखक बनना चाह रहे हैं,
खासकर दस्तावेजीकरण के संदर्भ में, डॉक्यूमेंटेशन राज जिसको हम कहते हैं, तो दस्तावेज कैसे लिखें या औपचारिक चिट्ठी पत्र कैसे लिखें, इस पर एक किताब उन्होंने लिखी। और लिखने का तरीका उनका ये था कि उन्होंने बहुत सारे मॉडल लेटर्स, मानक पत्र अलग अलग परिस्थितियों के लिए लिखे कि छोटा भाई बड़े भाई को कैसे लिखेगा, पुत्र पिता को कैसे लिखेगा, शिष्य गुरु को कैसे लिखेगा, एक राजा दूसरे को कैसे लिखेगा, या एक मंत्री दूसरे मंत्री को कैसे लिखेगा। उसको उन्होंने 3-4 भागों में बांटा, जिसमें वो पत्र जो आप अपने से जूनियर, अपने से छोटे लोगों को भेजते हैं, वो पत्र जो समकक्ष लोगों को भेजते हैं, और वो जो अपने से बड़े लोगों को भेजते हैं, श्रेष्ठतर लोग, और वो भी जो दस्तावेज थे, कानूनी दस्तावेज थे। और इन चीज़ों का मैंने एक अध्ययन किया। तीसरा उनकी कीर्ति लता थी, जिसमें उन्होंने एक राजकुमार, जो मिथिला के राजकुमार है, उनके बारे में बात की। अब इसमें मैंने ये देखा कि जो सवाल मैंने उठाए, जो कहीं ना कहीं श्रीधर्म जी जो सवाल उठा रहे थे, और प्राचार्य महोदय श्री ज्ञानतोष जी ने बड़ी द्रुततापूर्वक जो कुछ प्रश्नों को रेखांकित किया, कुछ वो प्रश्न भी उसमें आते हैं। तो सबसे पहले ये कि कोई भी रचनाकार अपने समय के सत्ता संबंधों से कैसे उलझता है, और इसलिए राजनीति और साहित्य हमेशा एक दूसरे से उलझे होते हैं, भले हम उसे माने या ना माने, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से ही उलझे पड़े। कोई साहित्य गैर राजनीतिक होने का अगर दावा करता है तो वो भी एक राजनीतिक वक्तव्य है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सत्ता संबंधों को यहाँ सिर्फ सरकार या राज्य के संदर्भ में नहीं देख रहा, मैं उन सत्ता संबंधों की भी बात कर रहा हूँ जो समाज में यूं ही चारों तरफ बिखरे हैं, जो सिर्फ सरकार या राज्य से बनने वाले या संस्थागत सत्ता की बात मैं नहीं कर रहा। और उस ख्याल से मर्दवाद भी एक सत्ता संरचना है, जाति और वर्ण व्यवस्था भी एक सत्ता संरचना है, और इस तरह के बहुत सारे वैचारिकताएं छोटे बड़े अलग अलग समाज में व्याप्त होती है जहाँ सत्ता संबंध है। और हम चाहे भले नक्शिक ही कर रहे हों, कहीं न कहीं उसमें हम सब जो पहले से मौजूद सत्ता संबंध है, या तो हम उसको नकारते हैं या हम उसको अंगीकार करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं, या उससे किनारे हो लेते हैं, कहीं न कहीं हम उससे जुड़ते हैं, चाहे हम उसके खिलाफ होकर ही क्यों न जुड़े। तीसरी बात है विविधता रचनाओं। ये बात अक्सर बार बार कही जाती है कि विद्यापति बहुभाषी थे। विद्यापति एकमात्र बहुभाषी कवि थे, बहुत सारे बहुभाषी कवि थे, लेकिन विद्यापति की बहुभाषिता का अर्थ क्या है? अगर वो बहुभाषी थे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए? एक महान कवि थे, बहुभाषी थे, बहुत जीनियस थे, बहुत सारे ऐसे लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो 15 भाषाएं जानते हैं। इसका 15वीं सदी के लिए क्या संदर्भ है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में यहाँ से अगर हम बात की शुरुआत करें तो थोड़ी बहुत कुछ जवाब खुलने शुरू होते हैं। सबसे पहले बहुभाषिता का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि बहुभाषी है, तो क्या सिर्फ इसका ये मतलब है कि वो बहुत सारी भाषाएं जानते थे, बहुत सारी भाषाओं में रचने की हिम्मत भी रखते थे और ताकत भी? नहीं, इससे ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने न सिर्फ अलग अलग भाषाओं में रचनाएं की, बल्कि अलग अलग भाषाओं को मिला जुलाकर तरह तरह के नए प्रयोग किए। उन्होंने संस्कृत में जो लिखनावली लिखी, उसमें फारसी साहित्य का बहुत कुछ है जो हमें तभी दिखेगा जब हम फारसी और संस्कृत दोनों साहित्य को साथ साथ पढ़ें। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फारसी से कुछ चुरा लिया और संस्कृत में
भिड़ा दिया, नहीं। बहुत सी परंपराएं थी, जैसे पत्र लिखने की परंपराएं, जो संस्कृत साहित्य में बहुत पहले से मौजूद थी। वो 15वीं सदी की देन नहीं थी, न विद्यापति की देन। लेकिन पुस्तकाकार में आप किसी को सिर्फ पत्र लेखन और दस्तावेज लेखन के लिए अलग से किताब लिखें और उस किताब को कैसे संजोएं, ये नई बात थी 15वीं सदी के शुरुआत में जब उन्होंने लिखा। और उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया फारसी की चीज़ों का। मैंने विस्तार से उस पर बात की है, हम उसके विस्तार में अभी नहीं जा सकते, लेकिन फारसी के उपादानों का उन्होंने बहुत सृजनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। ये बात आमतौर पर, चूंकि हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, शुरू के दौर में मध्यकाल में मेरी रुचि थी, तो मुझे फारसी साहित्य में काम करने के लिए कहा गया। मैंने भी फिल्म में फारसी पढ़ा। बाद में जब मैंने संस्कृत किया तो संजोग से मैं दोनों को आसपास रखकर पढ़ पाया। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हम देशज भाषाओं की बात करते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि देशज भाषाएं ये पिछले 1000 वर्षों में ही क्यों पड़ी, इसका क्या संदर्भ है, और क्यों देशज भाषाओं में पहले की रचनाएं या तो रची नहीं गई या हमारे पास मौजूद नहीं। पाली में है लेकिन बाकी बहुत कम है। देशज भाषाओं का नाम भी नहीं था। हम लोग मैथिली कहते हैं, लेकिन मैथिली शब्द तो बहुत बाद में आया। विद्यापति ने कभी इस्तेमाल नहीं किया मैथिली शब्द। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मैथिली में लिख रहा हूं। जिसको उन्होंने देसिल बैना कहा वो भी मैथिली नहीं था, अभट्ट को कहा उन्होंने। ये अपने आप में अचरज की बात है, क्योंकि अभट्ट जो है वो हर व्यक्ति की भाषा नहीं थी, हर व्यक्ति की भाषा अलग थी। अभट्ट एक साहित्यिक कृत्रिम भाषा थी। और इस पर संयोगवश काफी अनुसंधान है, खासकर शिव प्रसाद सिंह का, पढ़ने लायक। तो संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं लिखते हुए उन्होंने जिस तरह से अलग अलग किस्म की चीज़ों को पिरोया, जैसे मसलन एक चीज़ जिस पर बहुत इतिहासकारों में बहस होती है इस बात को लेकर कि जो संस्कृत साहित्य था या देशी साहित्य थे उसमें इतिहास की चेतना नहीं थी या कम थी। लोग एक दो राज तरंगिणी वगैरह की बात करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। जो उनके इस चीज़ का विरोध भी करते हैं वो बाद में कुछ इतिहासकारों ने, जैसे रोमिला थापर वगैरह ने, इस बात की चर्चा की कि कैसे साहित्यिक विधाओं में भी एक इतिहास चेतना होती है। लेकिन इतिहास चेतना कोई दी हुई चीज़ नहीं, इतिहास चेतना बदलती भी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पुरुष परीक्षा की बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये उसका बीज कथा है, जिसमें एक राजा, पुरातन काल के राजा के रूप में उनका परिचय किया जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर परेशान है, उसकी शादी करना चाहते हैं। अपने एक विद्वान मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं कि इनकी शादी करनी है, कोई बताओ कैसे क्या किया जाए। तो सुबुद्धि नाम का वो मंत्री, नाम से आप पता लगा सकते हैं कि वो जो बात कहने वाला है उसमें ऑथर की सहमति है। पहले संस्कृत साहित्य में ये उपादान इस्तेमाल किए जाते थे। तो सुबुद्धि नाम का वो मंत्री कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आप इनका विवाह एक पुरुष से करवा दीजिए। तो राजा इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है ये तुम्हारा क्या मतलब है, जाहिर है कि पुरुष से ही शादी होगी। तो फिर मंत्री ने वो बात खोली जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल आपको समाज में बहुत सारे लोग दिखते हैं जो पुरुष जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो पुरुष नहीं है। तो आप वास्तव में जो पुरुष हो उनसे इनकी शादी करें। तो उन्होंने पूछा कि वास्तव में पुरुष को की क्या पहचान। सुबुद्धि ने 3 लक्षण बताए। वीर सुधी सविद्यश्च, यानी वो वीर हो, सुधी हो और सविद्य, पढ़ा लिखा हो। सुधी यानी मेधावी, इंटेलिजेंट, जो चीज़ों की अलग अलग बारीकी से सुध ले सके, सुधी, और वीर हो, हिम्मत वाला हो। अब
इन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे इनको? उन्होंने कहा मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे अर्जुन बहुत बड़ा वीर था, लेकिन वो युद्धवीर था। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था। इस तरह से वो उदाहरण देने लगते हैं महाभारत से, रामायण से। राजा कहते हैं कि देखो, ये जो जिनकी बातें आप कर रहे हो, ये किसी और युग की बातें हैं, और ये न सिर्फ युग अलग है, उनका सत्य भी अलग था। कुछ आज के जमाने की बात करो तो हम ढूंढने निकले, हम यहाँ अर्जुन और कृष्ण को कहाँ ढूंढे? तो सुबुद्धि कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको आज के जमाने की कथाएं सुना। और फिर एक करीब 44 कथाएं वो बताते हैं, जिसमें ज्यादातर जो किरदार है वो ऐतिहासिक किरदार है, जो आज के जमाने के किरदार है। अब यहाँ पर समय का दो अलग अलग सेंस आ रहा है आपको। एक वो समय जिसको हम मिथक कहते हैं, और एक वो समय जिसको हम इतिहास कहते हैं। और उसमें साफ आपका जो लेखक है वो आपको चेता रहा है कि देखिए, ये समय अलग है, इसका चरित्र अलग है, इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दोनों का घालमेल न करें। तीसरी बात है, अक्सर मैं सुनता हूँ विद्यापति के साहित्य में लगभग 100% जब उसका संदर्भ दिया जाता है तो कहा जाता है कि मुसलमानों का आक्रमण हो गया, पतन हो रहा था, सांस्कृतिक पतन हो रहा था। लेकिन विद्यापति के साहित्य में अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल पतन के मूड में नहीं। वो तो इब्राहिम शार्की को बताते हैं कि वो धर्म का रक्षक है। पुरुष परीक्षा के अंदर ही एक बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है, जो भाषा के नजरिए से भी बहुत दिलचस्प है, जिसमें वो कहते हैं कि एक मोहम्मद नाम का यवन राजा था और वो धर्म का रक्षक था, बहुत कामयाब था, लेकिन उसकी कामयाबी को देखकर बहुत सारे काफिर राजा जलने लगे और उन्होंने एक साथ मिलकर उसके ऊपर आक्रमण किया। अब इस राजा ने अपने सेना को बुलाया और कहा कि भाई, आप में से क्या कोई राजकुमार ऐसा है, कोई सैनिक ऐसा है जो इन काफिर राजाओं को रोक सके? 2 राजकुमार आए, एक जो राजस्थान के थे, राजस्थान में उनको ट्रेस किया, और एक जो जिसको तिरहुत का राजकुमार बताया गया। दोनों राजपूत, चाचिक देव एक का नाम था। तो ये दोनों मिलकर कहते हैं कि हम इन पापियों को भगाएंगे। तो इस तरह से वो दोनों जाते हैं और काफिर राजा को मार भगाते हैं। उसकी कहानी है, फिर वो सत्यवीर कथा के अंदर है। दिलचस्प बात यह है कि काफिर राजाओं को कौन मार भगाता है? जो मार भगाता है वो मुसलमान राजकुमार नहीं। तो ये जो शब्दावली काफिर, क्या मतलब है इसका? विद्यापति इस्तेमाल करने, संस्कृत किताब में इस्तेमाल करने। ग्रियर्सन ने जब अनुवाद किया, अगर आप ग्रियर्सन का अनुवाद पढ़ेंगे तो वो कहते, उन्होंने एक फुटनोट दे दिया, कहा कि काफर नाम का कोई राजा नहीं। मैंने तलाश किया तो ये जो फारसी के अल्फाज आ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको विद्यापति की पदावली में भी भारी संख्या में देखिए। और ये संयोग मात्र नहीं है, ये संयोग मात्र नहीं है, क्योंकि आप अगर संस्कृत काव्य शास्त्र देखें, जो जहाँ जो भरत मुनि से शुरू होती है और खासकर दंडिन के बाद 7वीं सदी से 12वीं सदी तक संस्कृत के काव्य शास्त्री ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि संस्कृत के अलावा किसी भाषा में उत्तम काव्य की रचना की जा सकती। तो क्या वजह थी कि जब संस्कृत जो सत्ता की भाषा थी, और हर युग में सत्ता की भाषा होती है जिसमें सत्ता की शब्दावली होती है, राज्य की विचारधाराएं होती है, एक फलसफा होता है कि राज्य कैसे बने, अलग अलग जो राज्य के संस्थान हैं उनके नियामक कानून तैयार होते हैं, वो पूरी शब्दावली मौजूद है। आप हर भाषा में सरकार नहीं चला सकते,
तो उस ख्याल से, दूसरा कि हर युग में कुछ हैसियत की भाषा है। जैसे आज अंग्रेजी है, हिंदी भी है अगर शुद्ध बोल पाए तो। संस्कृत निष्ठ हिंदी आप बोले तो लोग समझते हाँ कोई भारी भरकम इंसान, चलता हो भाषा में बोल दे तो बात बनती नहीं। पानी मांगेंगे तो नॉर्मल है, अगर जल ग्रहण करेंगे तो आप भारी भरकम। तो भाषा के अंदर भी रजिस्टर्स हैं बनाए हुए हमने। सत्ता संबंधों को वो अक्सर दबा भी देती है और उनको एक सौंदर्यात्मकता भी देती है, हाँ? उसको ग्राह्य बनाती है, खूबसूरत बनाती है। तो विद्यापति की रचनाओं में जब उन्होंने पुरुषार्थ की बात की, वीर सुधी सवित्य की बात की, तो एक तो ये संदर्भ है कि एक राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढा जा रहा है, तो जाहिर है कि वो पुरुष को ढूंढ रहे हैं, पुरुष की प्रकृति बता रहे हैं। लेकिन अक्सर हम तकनीकी चीज़ों में घुसकर और फिर वापस विद्यापति को फेमिनिस्ट बता देते हैं। ये बात जरूर है कि विद्यापति ने अपने तरीके से कई परिस्थितियों में स्त्रियों के विमर्श पर अपनी आवाज स्त्रियों को दी, लेकिन थे वो मर्द, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब तक हम उनकी रचना धर्मिता की जटिलताओं और बारीकियों को और खासकर अंतर विरोधों को नहीं समझे, एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्त्री होना पाप है क्या, क्यों इतनी तकलीफ है, लेकिन दूसरी तरफ आप पुरुष परीक्षा में जिस तरह के श्लोक वो एक के बाद एक आपको दे रहे हैं, जिसमें लिखा है कि स्त्री का चरित्र जो है वो नदी की तरह होता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगा। आप उनको कितना भी बढ़िया चीज दिखा दो, वो पतनशील है। पुरुषार्थ का अर्थ हम सब जानते हैं, संस्कृत में पुरुषार्थ का अर्थ सिर्फ पुरुष होना नहीं होता है ना, वो त्रिवर्ग जिसको कहते हैं, आदि अर्थ मोक्ष। तो हेतुकर झा जी ने कह दिया कि ये तो पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, इसमें स्त्री पुरुष नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि उनके 44 कहानियों में एक भी नायिका स्त्री नहीं है, एक भी नायक। वहां सब वो विलेन बनकर ही आती है, या जहां वो नायिका है तो फिर वो पतिव्रता के रूप में है, व्यक्तिगत रूप में नहीं है। तो हमें यह भी समझना होगा कि विद्यापति कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं की जो विविधता है वो उनके वैचारिकता में कोई इकहरापन नहीं रहने देती, उसमें वो पूरे अंतर विरोधों से पटे हुए हैं। और उन अंतर विरोधों को जब तक हम नहीं खोलेंगे, बिना ये कहे हुए कि यहाँ कोई ये तो बड़ा पाखंडी आदमी है, यहाँ कुछ कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वैसे हम देखेंगे तो हम सब पाखंडी। हमें उनको, उनके वैचारिकता को उसके खास संदर्भों में रखकर खोलना होगा, तभी हम ये समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा है कि 44 कहानियों में जहां पुरुषार्थ उनको अनुकरणीय नजर आ रहा है, नकल के लायक नजर आ रहा है, उन 44 कथाओं में एक भी दलित नहीं है। जहां दलित का जिक्र आता है वहां पर वो विलन है। ये क्या संयोग मात्र है? ये सब कुछ मुश्किल सवाल हमें अपने महान रचयिताओं से को इन मुश्किल सवालों से बचाना नहीं चाहिए। हमें उनके तरफ कंडेसेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें मुश्किल सवाल सीखने का, मुश्किल सवाल उठाने का की हिम्मत देते। वो खुद इतने महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जमाने के मुश्किल सवाल उठाए और उन मुश्किल सवालों को गढ़ने के लिए, पूछने के लिए न सिर्फ उन्होंने हिम्मत दी बल्कि एक शब्दावली। और यही वजह है कि उस शब्दावली की चर्चा सदियों तक होती रही। जो श्रीधर जी ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर छोटी उम्र में 18 वर्ष के, उनको लगा कि नहीं, कविता अगर लिखी जाए तो ऐसे लिखी, ये भाषा। तो
अंतिम बात मैं ये कहना इस बात पर ख़त्म करूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है कि कितना समय है हमारे पास 5-7 मिनट, 10 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा समय और लूँगा आपका। अक्सर ये बात कहा जाता है, चूँकि मैं समय, स्थान और संदर्भ की बात से मैंने शुरुआत की थी, कि विद्यापति मध्यकाल के आखिरी और आधुनिक काल के पहले। तो सबसे पहले हमें यह पूछना चाहिए कि मध्यकाल क्या है। ये जो पूरा आइडिया है मध्यकालीन होने का, ये बिल्कुल खोखली बात। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, खासकर जो थोड़े से भौंदे किस्म के मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने इसको थोड़ा भरने की कोशिश की थी फ्यूडलिज्म वगैरह से, वो भी अब लगभग निरस्त हो चुका है। तो मध्यकाल तो वो है जिसमें आप सब जानते हैं कि जब नवजागरण होता है पश्चिम में और लोगों को लगता है कि जो हमारा प्राचीन साहित्य, प्राचीन कलाएं, प्राचीन परंपराएं, प्राचीन कर्मकांड थे, उस समय का एस्थेटिक्स, सौंदर्य बोध, वो तो उत्सव कर मनाने लायक है, लेकिन बाकी हमारे पहले के लोग जो थे वो पतनशील। तो वहाँ से उन्होंने एंटिक्विटी, प्राचीनता और नयापन, जिसमें उस प्राचीनता को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास है, नए तरीके से गढ़ने का प्रयास है, आधुनिकता। बीच का पता नहीं, इसलिए मिडीवल, मध्यकालीन, यानी बीच का, बीच का, जिसका कोई चरित्र अपने आप में नहीं है, खाली है। तो मेरे ख्याल में ये पूरी जो अवधारणा है काल निर्धारण की, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये न सिर्फ पश्चिमी है बल्कि पश्चिम में भी अब ढह चुका है। तो हम लोगों को भी इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधुनिकता की जो बात है हम उसकी बात करना छोड़ दें। ये बात सही है कि आज के युग में जिन चीज़ों, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, उसको लेकर आधुनिकता की बात है, वो जटिल है, उससे हमें उलझना होगा। हम शुरुआती दौर, खासकर 15वीं सदी के दौर को कई इतिहासकारों ने जो पूर्ववर्ती शुरुआती दौर की आधुनिकता कही है, उससे नवाजा है। तो और उनका मानना है कि कुछ नई चीज़ों की शुरुआत 15वीं सदी में हो रही। कौन सी नई चीज़ें? 5-6 नई बातें। सबसे पहली बात कि संप्रेषण की सहूलियत, कागज़ के आने से, संस्कृतियों के करीब आने से, यातायात की सुविधा बढ़ने से, तकनीकी कारणों से। दूसरा, यातायात के साधनों में बढ़ोतरी, अगेन तकनीकी कारणों से भी। तीसरा, राज्य की जो संरचना है वो विस्तार पा रही है। विस्तार न सिर्फ इस मायने में कि उसकी पहुंच नए नए इलाकों में हो रही है, जंगल कट रहे हैं, बल्कि इस मायने में भी कि उसकी पहुंच नए नए मुद्दों में को लेकर हो रही है। यानी जो समाज है, समाज में, परिवार में, व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार की पैठ, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिसको हम लोग तकनीकी रूप से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाले स्टेट फॉर्मेशन कहते हैं, कि राज्य की पहुंच बढ़ रही है, उसकी जड़ें गहरा रही है, और वो पहुंच लगातार बढ़ रही है। आज के डेट में भी बढ़ रही है, लगातार राज्य की ताकत बढ़ रही है। और इस सब के साथ जो एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि दस्तावेजीकरण हो रहा है। जैसे जैसे आपके राज्य का विस्तार हो रहा है और जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य का विस्तार हो रहा है, दस्तावेजीकरण ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होते जा रहे हैं। और जो लोग दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, करने की स्थिति में, उसकी तकनीक पर उन्होंने दक्षता हासिल की है, वो लोग हैसियत वाले बन जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लिखनावली में कुछ दस्तावेज हैं जिसमें
शूद्रों की खरीद बिक्री हो रही है और एक पूरा परिवार बिक रहा है। 12 रुपए में पुरुष जो एबल बॉडी शरीर से स्वस्थ है काम कर सकता है, 10 रुपए में उसकी पत्नी बिक रही है, 7 रुपए में एक बच्चा बिक रहा है, 5 रुपए में एक बच्ची बिक रही है और 4 रुपया जो लेखक इस दस्तावेज को लिख रहा है उसको मेहनताना मिल रहा है। तो आपको एक सेंस मिलेगा कि लेखन कितना ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है ना। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा करियर देना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे लिखनावली पढ़ो और लेखक बनो। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे समय में जब सत्ता की भाषा, सरकारों की भाषा फारसी थी, संस्कृत में लिखनावली लिखा और उसके आलेख मिले कई जगह, तो जाहिर है कि संस्कृत में दस्तावेजीकरण हो रहा था और दस्तावेजीकरण उन सरकारी तंत्र के कामयाब विस्तार के लिए बहुत बहुत आवश्यक है और उसमें विद्यापति शिरकत कर रहे हैं। तो आधुनिकता के ये जो 4-5 मैंने विशेषताओं को रेखांकित किया, मैंने नहीं किया है, ये कई इतिहासकारों ने लिखा है। सबसे इसमें अग्रणी जिन्होंने पहली बार इसको विस्तार से इसके बारे में बात किया, आप में से जो इतिहास के छात्र हैं जानते होंगे, संजय सुब्रमण्यम, जिन्होंने इसकी बात की। साहित्य में हमको विद्यापति की रचनावली पर उसका असर है, क्योंकि जब संस्कृतियां एक दूसरे से के पास आती है, क्या बात है कि सिविल सर्विसेज में अंग्रेजों को लगता है कि जो सिविल सर्वेंट बने उसको पुरुष परीक्षा पढ़ना चाहिए। उसके सिलेबस में रखा उन्होंने पुरुष परीक्षा के कुछ हिस्से को ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो ये जो चीज है कि सत्ता के संबंध को जिस तरह से उन्होंने एक नई भाषा दी, एक नया सौंदर्यबोध दिया, एक नई शब्दावली दी और उसको जिस तरीके से गढ़ा जिसमें स्त्री के आवाज के लिए भी जगह बची रह गई, ये वो समन्वयकारी मिजाज जिसको आप कवि की चेतना का हिस्सा मान सकते हैं। तो अंतिम बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि विद्यापति की भाषा में जो एक प्रवाह है, जिस तरह से आप उनकी भाषा से आसानी से जुड़ सकते हैं, वही उनकी ताकत भी है और कुछ हद तक वही उनके नजरअंदाज होने का कारण भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में जब संस्कृत साहित्य के बारे में चर्चाएं की गई तो उसमें विद्यापति का नाम ज्यादातर लोगों ने, पारंपरिक लोगों ने भी नहीं लिया। तो एक वजह है कि संस्कृत विभाग वाले या संस्कृत के जो अभी बड़े विद्वान हैं वो विद्यापति की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जो संस्कृत बहुत कम सीखा था पुरुष परीक्षा को तुरंत समझ सकता है। गूढ़ भाषा नहीं है उसकी। लिखनावली में उन्होंने गूढ़ भाषा का भी उदाहरण दिया, मुझे मुश्किल पड़ गया, संस्कृत विभाग वालों के पास जाके मुझे मदद मांगना पड़ा। 6 महीने मैं टेक्सास में था, मैंने संस्कृत के क्लासेस किए, तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि वो लिख नहीं सकते थे, लेकिन भाषा में उन्होंने एक सहजता बरती जिसकी वजह से वो लोग जो भाषा की गूढ़ता को ही विद्वता समझते थे उन्होंने उनको कम आंका। लेकिन उन्होंने, विद्यापति दरबारी कवि थे, संप्रेषण उनकी प्राथमिकता रही होगी शायद, और जो उनके फलसफा की जटिलता है उसको उतने सहज रूप से अलग अलग विधाओं में कह जाना, ये उनकी खासियत है जिसमें आपको उनके वैचारिकताओं का अंतर्विरोध नहीं दिखता है, और यही उनकी कामयाबी है। तो जिस तरह से भाषा में उन्होंने अलग अलग भाषाओं को
जोड़ दिया। जो भिखारी दास ने 17वीं सदी में लिखा था कि ब्रज भाषा जो है वो इतनी मधुर क्यों है, क्योंकि उसमें 6 भाषाएं, और भाषाओं में क्या, सारी भाषाएं अलग अलग, शब्दावली भी है, विधाएं भी हैं, भावनात्मकता भी है अलग अलग भाषाओं की, सबको जोड़ दिया। आज जब हम शुद्धिकरण के आग्रह से भाषाओं को परखने लगते हैं और संजोने लगते हैं कि अरे 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 नहीं, ये तो उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहाँ आ गया, ठीक है, तो फिर हम भाषाओं को इस तरह से बंद कर देते हैं कि वो घुट कर रह जाती है। तो हमें भाषाओं को थोड़ा खोलना होगा, विचरण करने देना होगा। मेरे एक दोस्त थे, वो कहते थे भाषा बदचलनी से बनती है, तो भाषा जितनी बदचलन हो उतनी बेहतर। अब मैं इसी बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कम से कम कुछ तो ऐसी बात कही होगी उकसाने वाली कि आप कुछ सवाल पूछ पाए। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your insights on Vidyapati. They have truly added depth and meaning to this session. Our next speaker for this session is someone whose corpus of literary works has given a powerful voice to the women's cause. Yes, it's Professor Anamika from the Department of English, Satyavati College, Evening. She is a prominent contemporary Indian poet, novelist, and social worker who writes in Hindi and also contributes to literary criticism in English. Her poetry collections include Doob Dhaan, Khurdari Hatheliyan, Anushtup, among many others. Her distinguished accolades, ranging from Bharat Bhushan and Girja Mathur Samman to multiple Sahityakar Samman awards, stands as a testament to her creative and intellectual stature. And I would also like to let you all know that she was also awarded with Sahitya Academy Award in 2020 for poetry in Hindi. It is now my honor to invite Professor Anamika ma'am to please deliver the presidential address. नमस्ते विद्वानों की सभा को और इधर मंच पे बैठे हुए जो विद्वान हैं उनको भी और बच्चों को भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि आदर्श पुरुष कौन हो सकता है, इस परीक्षा में वो कैसे कामयाब होंगे। उन सबको ये समझ में आ रहा होगा और मुझे भी बैठे बैठे इस अनूठे विद्वान का बीज वक्तव्य सुनते हुए लगातार ये ध्यान आ रहा था कि पाठ में प्रवेश के कुछ तो दुर्गद्वार होते हैं, सिंह द्वार होते हैं, जो हम साहित्य वाले जानते हैं। काव्य प्रयोजन के हिसाब से रस संचार हो तो ध्वनि और अलंकार के रास्ते सिंह द्वार बनता है, और कथार्सिस हो ग्रीक पोइटिक्स में तो वहाँ भी अलंकार और ध्वनि के हिसाब से बनता है सिंह द्वार। अगर हम रोमन रेटरिक की बात करें तो वहाँ विट या वाग वैदग्ध या प्रसाद गुण जो होते हैं उससे सिंह द्वार बनता है। लेकिन कुछ खुफिया सुरंगें भी होती हैं जो ऐसे नवीतिहासकार हमारे सामने रखते हैं। वो खुफिया सुरंगें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उस अपोरिया या उस इम्पास या उस ब्रह्म ग्रंथि को खोलने में जो पाठ के अवचेतन में तैरता रहता है। और इतने ढंग से इन्होंने ये बात स्थापित की कि समानांतर जो पाठ होते हैं वो अलग अलग भाषाओं के, बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि सत्ताशाही भाषाओं की भी होती है, परंपरा की भी होती है, उनसे भी टकराना होता है, और सिर्फ टकराना नहीं होता, उनसे सीखना भी होता है। तो जिसे ध्वनि कहते थे आनंदवर्धन, या जूलिया क्रिस्तेवा जिसे इंटरटेक्स्ट कहती हैं,
उस इंटरटेक्सुअल डायलॉग से क्या बात बनती है? इन जॉनर्स के हिसाब से या भाषा में समृद्ध, बहुत सुंदर बात कही कि हम लोग जैसे स्त्रियां ढील चुनती हैं, अगर वैसे सारे भाषाओं के शब्द अपनी शुद्धि अभियान में चुन के फेंक ही देंगे तो भाषाओं का जो एक संवेद, एक कोरस जो उसको इतना सुंदर बनाता है और इतना मायने खेज बनाता है, वो गायब हो जाएगा। आकाशदीप कहानी याद होगी आप सबको। चंपा जो आकाश दीप बालती है, उससे सीधा मध्यम प्रकाश तथ्यों पर जो पड़ता है, पुराने इतिहास की जो दृष्टि थी, वो तथ्यों का आलोक वहां से अर्जित करती थी। इन्होंने तथ्य और सत्य का जो फर्क बताया वो भी मुझे मायने खेज लगा। अब क्या है कि हम आकाशदीप के सहारे नहीं पढ़ते, हम अपने पिक्सल, कितने पिक्सल होता है ना बच्चों, पिक्सल के कैमरे से, पिक्सल हाई पिक्सल वाले कैमरे से जूम इन करते हैं और इंटरैक्टिव अंतरक्रियात्मक जो पाठ होता है वो कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण ये लेक्चर भी है और इनकी एक किताब भी है जो मैं पढ़ के आई हूँ। और आप देखते हैं कि रॉयल इंस्क्रिप्शंस, मतलब राजसी जो ठोकपी डॉक्यूमेंटेशन होते थे, या जो धार्मिक ट्रीटीज होती थी, या यात्रा वृत्तांत होते थे, या अब तो अनौपचारिक पत्र लेखन भी, उनसे जो इतिहास बनता है और इतिहास उनके अंतःपाठ, इतिहास और उसके अंतःपाठों से साहित्य कैसे एक डायनामिक स्पेस बनाता है, वो आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझा। आपने ये देखा कि पुरुष परीक्षा जैसे ग्रंथ के मानक पर अगर लोग कैसे जाते हैं, तो लिखनावली के मानक पर लेखन की शैलियां कैसे कसी जाती हैं। इन्होंने कीर्ति पताका में एक, वह तो मुझे पूरी तरह आती नहीं और अगर पढ़ने का मौका मिलता तो बहुत समय लगाती, इसलिए मैंने अनुवाद, इन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं अपनी किताब में, उसके आधार पे कुछ अपने प्रश्नों का समाधान पाया। मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण और शंकर जिनकी नचारी गाई गई, ये एक कंस्ट्रक्ट के रूप में, एक गढ़ंत के रूप में पुरुष परीक्षा के निकष पर कहाँ उतरेंगे, और क्या वो परिस्थितियां हैं जो अपनी देह, अपने मन की ग्रंथियों से अपरिचित 8-10 बरस की एक मुग्धा नायिका को परकिया होने को विवश करते हैं। जिस पर पुरुष परीक्षा के निकष पे कीर्ति लता लिखी गई, कीर्ति पताका लिखी गई, वहां पर तो जो राजा हैं वो एक छोटे सामंत हैं, वो बड़ी दिल्ली सल्तनत से टकरा रहे हैं, और पुरुष परीक्षा के जो 3 इन्होंने सूत्र दिए विद्यापति ने, और इन्होंने इसका उदाहरण भी दिया, उसका वो भी कहा कि दान, वो वीरता, सुविज्ञता और सुधी होना।
सुधी होने की भी कई कैटेगरीज हैं। उसमें जुडिशियस होना, अलर्ट होना, ये भी एक कैटेगरी है। और है तो इन सब निकषों पर दानवीर, युद्धवीर, शास्त्रवीर, विद्यावीर जो इनके सामंत हैं वो तो कसे गए, और ये फिर इस लायक माने गए कि इनकी कीर्ति पताका भाषा के दंड पर इतनी ऊंची रखी जाए कि 3 लोकों में, इनके यहाँ से मैं कोट ही कर रही हूँ, वो कहते हैं 3 लोकों में ये पताका फहराई जाए। कालिदास में जैसी दुष्यंत की पताका है, प्रायः उसी गति से, उसी रौ में ये कीर्ति पताका फहराई जाए, क्योंकि ये फला 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 गुणों से ये हैं, अभिषिक्त हैं। और पातिव्रत्य का, इनकी पत्नी पतिव्रता हैं। पतिव्रता हैं इसलिए कि जब इनका शव नहीं मिला, युद्ध में वो मारे गए और 7 वर्षों तक लक्ष्मी महारानी ने प्रतीक्षा की, उसके बाद उन्होंने उनका पुतला बनाकर उनके नाम पर वो अग्नि को समर्पित हो गई। अब एक तरफ राजा चूंकि नारायण है, बल्कि शिव, हाँ नारायण शिव जैसे भी है, जगदीश्वर है, तो उसके लिए उसको पुरुष मतलब टॉप पे बिठाने के लिए उसकी पत्नी का एक खास तरह का होना जरूरी है। विद्यापति की खासियत मेरे दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न था, जिनका उत्तर मुझे एक श्लोक के इनके ट्रांसलेशन में मिला। मेरे मन में ये था कि ये तो ठीक है, लेकिन जो जनसाधारण हैं, जो सामान्य युवक लड़कियां हैं, बच्चियां हैं मिथिला की, जो कि बाढ़ के समय में एकदम जब कट गए हैं रास्ते, उस रास्ते पथिक भी नहीं जाते, तो वो छोटी छोटी बच्चियां जिनको बाल विवाह झेलना पड़ा। पंजीकरण हो गया था 1813 में, पंजीकृत विवाह का चलन हरि सिंह के समय में। पंजीकृत विवाह का मतलब होता है कि 500-600 शादियां करने को कोई अधिकारी हो जाता है, पंजीकरण बस हो जाए इसलिए कि जब वो कहीं मरे तो उसकी सूचना उसकी पत्नी को दे दी जाए, ताकि वो चूड़ियां फोड़ सके और माछ भात खाना छोड़ सके। और उसके बाद पिया मोर बालक हम तरुणी, पिया लेली गोदक चलेली बाजार वाला उदाहरण है ही, जो कि असंगत विवाह का, बेमेल विवाह का उदाहरण है। तो बच्चा गोदी में लेके अपने पिया को, वो पिता से भी मजाक करती है, वो कहती है कि कह देना पिता से, मेरे पिता से कि तुम्हें दिया है तो एक गाय भी दे दें और उसे वो उसका दूध पिला के तुम्हें जल्दी जल्दी पोस दे। तो ये जो अजब तरह के विवाह होते थे, उसमें जिसमें लड़कियां कोहबर में एक बार चेहरा देखती थी पति का, और उसके बाद वो जो भी जोर जबरदस्ती करता हो या न करता हो, उसके बाद उससे उसका मिलना होगा न होगा, नव्य न्याय की यह भूमि है। यहाँ जो विशेषज्ञ हैं नव्य न्याय के, वो शास्त्रार्थ करने काशी जाएंगे। इन्होंने मिलिट्री इकोनॉमी की चर्चा की है, जिसमें काश्तकार और दूसरी तरह की जातियां भी जो युद्ध लड़े जा रहे थे, वो एक युद्ध विह्वल समय था। तो मिलिट्री इकोनॉमी में जो सब तरह के लोग सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, तो जैसे ये वीर, मतलब ये मही वीरों से खाली हो न हो, मिथिला प्रदेश पुरुषों से खाली तो जरूर हो गई थी, और ऐसे पुरुषों से जो, मतलब ठीक है, वो तो आपने ठीक ही कहा कि सिर्फ पुरुष की देह पहन लेने से कोई पुरुष नहीं होता, मगर देह भी एब्सेंटी लॉर्ड हो गई थी। एक बार किसी को किसी तरह जब, और इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक, एक बहुत अच्छा पद है जिसमें वो कहती है कि देखो मैं अभी बहुत छोटी हूँ,
मुझे ऐसे ऐसे तुम इस तरह से मतलब जो कहती है उसका सारांश ये बनता है कि मुझ पर आक्रमण करोगे इस तरह से तो मैं तुम्हें पाप होगा। और कितनी भी भूख लगी हो कोई दोनों हाथों से नहीं खाता। वो छोटी सी बच्ची अपने हिसाब से तर्क कर रही है और डर गई है और कहती है कि मुझे बड़े होने तक का इंतजार करना। लेकिन बड़े होने पर कौन लौटता है? जिसको 50 विवाह करने हैं, 25 विवाह करने हैं और लगातार बाहर रहना है, वो कहाँ लौटेंगे? तो वो भोली बच्ची, स्त्रियों का गांव, और जहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। आप अगर विद्यापति पदावली देखेंगे तो पुरुष जैसे कि थेरी गाथाओं में एक ही पुरुष है, बुद्ध, और वो लड़कियों को और थेरियों को उनकी कंपनी सूदिंग लगती है क्योंकि वो देह में रिड्यूस नहीं करते। इसी तरह के कृष्ण इनके इकलौते पुरुष हैं जो शुरू में तो चंचल हैं। मुझे ये बात विद्यापति की खास जरूरी बात लगी कि वो मानवीय कमजोरियों को पर जजमेंटल नहीं होते, लेकिन वो मूलाधार पे रुक जाने की बात भी नहीं कहते। सिद्ध तांत्रिकों का उन पर प्रभाव है। और बाद में मैंने ये देखा कि शंकर जो शास्त्रार्थ करके गए हैं, पहले हार के फिर जीतने आए हैं मिथिला भूमि में, तो उनकी जो स्थापना यही है कि भाई मूलाधार पे रुक नहीं जाना, जाना सहस्रार की ओर ही है। तो आप जैसे जैसे बढ़ेंगे विद्यापति पदावली में, संयोग पक्ष चंचलता दिखाता है दोनों को, और ह्यूमन है, ये बहुत ही ह्यूमन है, क्योंकि एक ऐसी बच्ची है जिसको छू के छोड़ दिया गया है, अभी उसकी ग्रंथियां खुली भी नहीं है, न मन की कि न देह की, और वो चला गया सो चला गया। और तब वो हेल्यूसिनेशन भी होता है अगर उसका, तो भी ठीक है, और अगर वो कंस्ट्रक्ट पे मनन करती है तो भी ठीक है, और सचमुच के कृष्ण जैसा कोई है तो वो भी ठीक है। सब तरह का कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कृष्ण कहते हैं, जो कि गीता रचने की मनोभूमि में जा रहा है। वो चंचल किशोर ऐसा नहीं है अब, जो कि ग्रामवासियों को कंस के अत्याचार से बचाने के लिए नवनीत की चोरी का अभियान चलाता है। सत्ता संघर्ष अगर उसको पढ़िए तो एक तरह से वो सत्ता संघर्ष है, क्योंकि कृष्ण या कंस की रानियां दूध से नहाती हैं और ये बच्चों को लेकर या किशोरों को लेकर एक तरह की लीला रचता हुआ अपना अधिकार मांगने के नाम पर वो कुछ करता है। एक तो ये बात, लेकिन दूसरा गीता रचने की मनोस्थिति में भी बढ़ता है। तभी वो कहता है कि गीता में कहता है कि वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद में क्या होता है? सामवेद में शब्द से ज्यादा बड़ी प्रधानता नाद गुण की हो जाती है। नाद जो सबको समझ में आता है, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, गौओं को भी, नदी के पानी को भी। जैसे नचारी में उस बच्ची ने संकेत किया कि बाघ की छाला भी उठ जाएगी, उठ के बाघ बन जाएगी। उसी तरह जागरण होगा, वो एक तरह से भीतर से कुछ जग जाएगा। तो राधा जो है वो भी, उसके भीतर भी कुछ जगेगा। और राधा मतलब क्या? धारा को उलट दीजिए तो धारा हो जाए। जिस नदी की बात की अभी प्रोफेसर मिश्र झा ने, उस नदी पर भी मैं अंत में आती हूँ, लेकिन जो नदी उसी नदी की जिसको कहा गया कि वो अधोमुखी ही होती है, वही नदी की धारा, उसी के तट पर सभ्यताएं भी बसती हैं। तो उसी नदी के धारा के रूप में पलट के अगर हम राधा को पढ़ते हैं तो धारा जैसे पलटती है और राधा भाव में देखती है उस नाद के रिस्पॉन्स में जो भीतर से जग रहा है। तो वहां पर अनेक जो उनकी दूसरी धाराएं हैं वो भी एक तरह से उनका सखी भाव जगता है। वो सब मिलकर एक मल्टीपल आई का समुच्चय हो जाती हैं। जैसे पंकज जी ने कहा कि सभी भाषाएं मिलके एक
भाषाओं का समुच्चय होके उतना प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उसी तरह से सारी स्त्रियों के मल्टीपल आइज जिसको लका कहते हैं, वो मिलके एक समुच्चय रचती हैं। वो एक सिर्फ स्त्रियों का गांव है। आज भी मिथिला सिर्फ छूटी हुई स्त्रियों का गांव है। ये है कि दिहाड़ी कमाने गए लोग मुन्नी मोबाइल पर अब संपर्क के योग्य हैं, जो कि कम्युनिकेशन के मध्य युग में इन्होंने कहा कि चैनल्स बढ़ गए थे, लेकिन इतने भी नहीं। और मिथिलांचल में तो जहाज भी नहीं जाते थे, गंगा दूर थी, तो वहाँ न व्यापार के व्यापारिक पोत जाते थे, न और भी तरह का आना जाना बहुत था। तो वहाँ पर स्त्रियाँ अपने में ही मिलके रहती थीं। और एक जगह तो एक दोहे में बहुत वो लड़की कहती है कि अरे मेरी तो सास मुझे कोर में गोद में लेके सोई हुई थी। वो जो कृष्ण पीछे से आए, उन्होंने पीछे से मुझे मेरे साथ छेड़छाड़ की, तो ये कैसे कृष्ण है? मतलब ये शुरू वाले कृष्ण है। लेकिन बाद में जाके जब विप्रलंभ श्रृंगार आता, तो उसी को योग, एक जगह एक पद है जिसमें वो एक एक अंग जैसे पार्वती के टूट के गिरते हैं, जलते हैं, और उसी तरह कामना दग्ध ये जो लड़की है, उसके एक एक अंग वापस जा रहे हैं, धरती में समा रहे हैं। आंखों की चंचलता हिरणों को वापस मिल रही है। इस मन का प्रवेग नदियों को वापस जा रहा है। वो पूरा पद मेरे पास है, आप लोग भी जानते ही होंगे। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब आपको बता दूं, लेकिन मैं संकेत कर रही हूँ। तो आदर्श इनका एक निष्ठता होगा, जरूर होगा, लेकिन जिस आलोक में मैंने अपने प्रश्न का उत्तर पाया, इनर कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद, जिसकी ओर इन्होंने सही संकेत किया, कुछ तो एक वर्किंग मॉडल होता है, दार्शनिक प्रपत्तियां कुछ तो होती हैं किसी भी लेखक में, किसी भी कवि में। तो वो अगर हम पढ़ना चाहें कि आखिर इनकी पुरुष परीक्षा पर कैसे पुरुष चाहिए, निकष क्या होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि बेशक धीरे धीरे देह को स्टेपिंग स्टोन मानकर उठना है, लेकिन किस सहारे उठना है? अगर कृष्ण के सहारे कहें तो नाद गुण संगीत, वो जो भी प्रतिक्रिया होती है, जो भी यौनाक्रमण के बाद की स्थिति में सचमुच का प्रेम होता है, वो उसमें क्या होता है जो उसको साधारण तरह की प्रतिक्रिया या समागम से अलग करता है? वो है जो, अब मैं इनके उस पद पर आती हूँ जो कीर्तिलता के अनुवाद करते हुए इन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से मुझे उससे अर्थ खुला। ये कहते हैं, वो अनुवाद करते हैं, और डांसर इन द थिएटर ऑफ द टंग, जॉय स्ट्रीम ऑफ श्रृंगार। अब मुझे लगा कि ये सरस्वती का की अभ्यर्थना इस रूप में करना कि वो वाक के दरबार की नर्तकी है, दरबार की नर्तकी, और फिर ये कहना कि जॉय स्ट्रीम ऑफ श्रृंगार, वो श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी है, उसका उस श्रृंगार का सरस्वती में मांगना, ये क्या है? ये क्या ग्रेजुअल सब्लिमेशन, धीरे धीरे उन्नयन करना, मानवीय कमजोरियों से घृणा नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे उन वृत्तियों से ऊपर उठकर दोस्त भाव में विराजमान हो जाना। और कैसे हो सकता है? इसमें श्रृंगार भाव में सरस्वती का क्या काम होगा? तो एक उत्तर तो मुझे कृष्ण की बांसुरी में मिला। इन्होंने जो विद्याओं का जिक्र किया है पुरुष परीक्षा में, उसमें एक संगीत विद्या भी है जो सारे पदानुक्रम तोड़ देती है। तो या तो आप स्त्री के साथ होते हुए एक खास तरह के एस्थेटिक्स, एक खास तरह के एथिक्स और एक खास तरह के पोइटिक्स के साथ ही आप रहें। कामना दग्ध व्यक्ति अगर सौंदर्य शास्त्र
नीति शास्त्र और काव्य शास्त्र का दामन छोड़ देता है और यौनाक्रमण करता है तो वो पुरुष नहीं रहता। या तो कृष्ण की तरह उसे संगीत से उसका गपशप का संसार खोल देना चाहिए, या जैसे कि नचारी में भी उस बच्ची ने गाया, कनुप्रिया ने, वो नृत्य के लिए कह सकती हैं उनको पार्वती, और वो बहुत ही सुंदर, जिसको वक्रोक्ति कहते हैं कुंतक, और एलन टेट जिसको एक तरह से टेंशन की थियरी कहते हैं, कि हम पाठ में वो वक्रोक्ति लाएंगे कहाँ से। पाठ में वो वक्रोक्ति हम ऐसे लाएंगे कि हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हास का भी, परिहास का भी उसमें एक रोल है। तो वो कहती है कि भाई आप नाच भी सकते हैं, और वो बहुत मजाक मजाक में उसका प्रस्ताव को, मतलब एक बतरस का जो सुख है वो सरस्वती देती हैं जिस कामी को, जिस पुरुष को, जिस पति को, उसका वो पुरुषार्थी कहलाएगा। या तो कृष्ण, कालिदास में भी इसका है प्रयोग कि वो कहानी सुनाते हैं। लोक में भी जो शंकर है वो लगातार कहानियां सुनाते हैं पार्वती को। पार्वती जो चाहे उनसे सवाल करती हैं, लड़ती हैं उनसे, और उनसे अच्छी तरह से जो भी करती हैं। वो एक दोस्त सखा है, वो एक दो सखा पुरुष है। और अंत में कृष्ण भी एक सखा पुरुष हो जाते हैं। तो मंचिता पुरुष का जो कंस्ट्रक्ट है, जो एक ब्लूप्रिंट है, वो एक तरह से हमें मिलता है सारे इनर कंट्राडिक्शंस, अंतर विरोधों के बावजूद इनमें हमें मिलता है। और इसलिए भी जैसा कि इन्होंने अंत में कहा कि इन्होंने अपने समय के महत्वपूर्ण सवाल उठाए, और हम भी अपने समय के आलोक के प्रश्नों के आलोक में इसे पढ़ सकते हैं अपने ढंग से। ये बच्चे बैठे हैं यहाँ, इनके मन में जो भी एक तरह का मॉरल कंफ्यूजन होगा कि हम शुरू वाले कृष्ण बनकर अगर रहते हैं तो क्या अंत तक हम उस तरह के प्रेम और प्रेम के अधिकारी हो सकेंगे जो बाद वाले कृष्ण में को मिला, या स्त्रियां उतनी चंचल होंगी तो उस तरह के प्रेम की अधिकारिणी वो हो सकेंगी जो बाद की राधा बनती है, जिस तरह के प्रेम की अधिकारिणी और आराध्या भी बनती है। या एक दोस्त समाज बनाने को, एक दोस्त पुरुष की अवधारणा जो इन्होंने की, दोस्त समाज बनाने की अवधारणा तो नहीं मिलेगी आपको। मुझे नहीं लगता कि उस हायरार्की बाउंड समाज में एक दोस्त समाज बनाना, स्त्री एक दोस्त पुरुष मिल जाए ये तो हो सकती है कल्पना में कोई ये बात, लेकिन उसके सहारे वो स्त्री, चाहे वो लक्ष्मी देवी ही क्यों ना हो, उसके सहारे एक दोस्त समाज बना लेंगी, या उसने ये उस समय के लिए संभव नहीं था। लेकिन हम जो नए लोग यहाँ पढ़ते हैं इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक दोस्त पुरुष हमें उस तरह से मिलता हुआ दिखाई देता है। अब जो बात है कि अंतरंग संसार स्त्रियों का बातचीत का, उसमें एक माघ की जो एक त्रिक बनता है, मैन वुमन कॉस्मोस। आप मैथिल पेंटिंग्स पे भी अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारे मोटिव्स मिलते हैं, बहुत सारे खास तरह के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं उन विग्रहों पे जो तांत्रिक विग्रहों से मिलते जुलते हैं। तो उनमें दरअसल होता क्या है, मैं वहाँ की हूँ तो गपशप करना मेरा स्वभाव है, मैंने गपशप करके ही जाना है कि वो जो तांत्रिक विग्रह होते हैं वो स्त्री पुरुष और कॉस्मोस ब्रह्मांड ये एक त्रिक सा बनाते हैं। स्त्री पुरुष में परावर्तित है, पुरुष जो है वो प्रकृति में परावर्तित है, और उसके बाद ट्रायंगल है, तो सब एक दूसरे में परावर्तन का वो चक्र चलता ही रहता। बिजली का एक सर्किट है, ऐसा ही होता रहता है। तो प्रकृति ही एकमात्र सखा है उन स्त्रियों के अलावा, इन अकेली छूटी स्त्रियों के लिए
जब प्रकृति ही एकमात्र सखा रह जाती है, वो सनातन से ब्याही है, मगर अपने समकाल से भी, समकाल के प्रश्नों को भी, विद्यापति की कविता जैसे समकाल से ब्याही है, लेकिन और मतलब सनातन से ब्याही है, उसमें सत्य के बहुत सारे संधान के रूप हैं, लेकिन वो समकाल के भी प्रश्नों से उसी तरह अनुरक्त है जैसे कोई परकीया नायिका होती है, और इसके लिए हम उनको जज नहीं कर सकते। साहित्य हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि मानवीय कमजोरियों के लिए किसी को जज ना करो, लेकिन वहाँ पर ही रुक जाओ ये भी नहीं सिखाता। कहीं एक ऐसी झलक भी दिखाता है जहाँ तक हमें बढ़ना है और पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। तो मैं एक चित्र आपको, एक ये जो त्रिक बनता है, ये जो त्रयी बनती है, एक खास तरह की बृहद त्रयी बनती है स्त्री पुरुष और प्रकृति के बीच, उसका एक सुंदर उदाहरण है गर्भवती स्त्री के प्रसव में क्या होता है। विद्यापति का वो पद है, वो बहुत सुंदर, बड़ा सांगोपांग रूपक है। वो कहते हैं कि 10 महीने 9 उसी तरह का खुलापन, उसी तरह की बराबरी पैदा कर पाए जो एक काम उस समय से अमीर खुसरो के समकालीन समझते हैं कि सूफियाना सिलसिला क्या होता है, हम भी समझते हैं। तो वो जो एक सूफियाना, एक मशाल उस समय जली थी, यही मशाल बढ़ते हुए हम मशाल यात्रा में आगे निकले। अंतः वैयक्तिक संबंधों के बीच की आपसदारी के सूत्र उस समय खुले थे। अगर हम राज्य और व्यक्ति के बीच की आपसदारी के सूत्र का, उसका फोरग्राउंडिंग समझ के उसके आगे हम अपना आदर्श ले जाएं, तो शायद हम इनका पुनः पाठ नए सिरे से कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। आप जब बोलती हैं तो निसंदेह बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं।